जरा एक सीन इमेजिन करते हैं। किसी ने पूरे 3 साल तक दिन रात एक करके पढ़ाई की है। हाँ, बहुत मेहनत होती है इसमें। बिल्कुल। अब वो एक बीपीएससी या एसएससी के एग्जाम हॉल में बैठा है, हाथ में पेन है, माथे पर पसीना है और सामने एक ऐसा सवाल है जो पूरी जिंदगी का फैसला कर सकता है। और सवाल जरूर मॉडर्न हिस्ट्री का होगा। सही पकड़ा। सवाल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से है। पूछा गया है कि किस एक्ट के तहत मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट लाया गया था। अब दिमाग के एक हिस्से से आवाज आती है 1909। और दूसरे हिस्से से आती है 1919। एग्जैक्टली। बस एक डिजिट का कंफ्यूजन। मॉलरे मिंटो और मॉन्टेग्यू चेल्सफोर्ड के बीच की वो बारीक सी उलझन, और एक झटके में नेगेटिव मार्किंग का शिकार होकर कोई भी मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाता है। ये सच में एक बहुत ही डरावना लेकिन एकदम रियल सिनारियो है। हाँ, है ना। ये 1857 से 1947 तक का जो 90 साल का कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री है, एग्जाम के प्रेशर में वो किसी भूल भुलैया से कम नहीं लगता। बिल्कुल। जब कोई एस्पिरेंट एग्जाम हॉल के उस भारी दबाव में होता है ना, तो उसका दिमाग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और इंडियन काउंसिल्स एक्ट के टेक्निकल डिफरेंस को प्रोसेस ही नहीं कर पाता। हाँ, सब एक जैसा लगने लगता है। सही कहा। इतने सारे रिफॉर्म्स और कमिटीज थोपी गई थी उस वक्त कि हर डॉक्यूमेंट दूसरे की कार्बन कॉपी लगती है। और सबसे बड़ी आयरनी ये है कि ये सिर्फ तारीखें नहीं थी। हाँ, ये उस वक्त के करोड़ों हिंदुस्तानियों की जिंदगी को कंट्रोल करने वाले हथियार थे। एग्जैक्टली। और इसीलिए आज के इस डीप डाइव में हम जिस सोर्स मटेरियल का एनालिसिस कर रहे हैं वो किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। एकदम। ये एक ऐसी मास्टर ट्रिक है जो काफी यूजफुल होने वाली है। हाँ, हमारे पास आज एक ऐसा मेंटल चीट कोड है जो 1857 से लेकर 1947 तक के सारे इंपॉर्टेंट एक्ट्स को सिर्फ 10 सेकंड में याद करवा सकता है। सिर्फ 10 सेकंड में? ये तो बहुत बढ़िया है। लेकिन वेट, ओके, लेट्स अनपैक दिस। आज का हमारा मिशन सिर्फ इस एक लाइन के फॉर्मूले को तोते की तरह रटना नहीं है। रटने से तो भूल ही जाएंगे। एग्जैक्टली। सोर्स में एक बहुत गहरी बात कही गई है कि इस एक लाइन में छिपा है पूरा इतिहास। तो आज हम इस एक लाइन के हर शब्द के पीछे छुपे अंग्रेजों के असली गेम प्लान को डीकोड करेंगे। और यही अप्रोच सबसे ज्यादा काम आती है। देखो, कॉग्निटिव साइंस का एक सीधा सा नियम है, हमारा दिमाग किसी भी रटे हुए डेटा को बहुत जल्दी डिलीट कर देता है। सही बात है। एग्जाम के बाद तो सब साफ हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन जब हम उस जानकारी के पीछे का क्यों और कैसे समझ लेते हैं ना, जब हम उस मैकेनिज्म को समझ लेते हैं, तो वो दिमाग में छप जाता है। तो मतलब ये जो मास्टर ट्रिक आज हमारे सोर्स मटेरियल में दी गई है, वो इस कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री को एक लॉजिकल पैटर्न में पिरोती है। हाँ, और एक साइकोलॉजिकल पैटर्न में भी। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस मास्टर ट्रिक की पहली झलक देखते हैं। हमारा सोर्स मटेरियल इस पूरी टाइमलाइन को 3 हिस्सों में बांटता है। इसका पहला हिस्सा कुछ इस तरह है: 58 राज, 61 सलाह, 92 बढ़ा। 58 राज, 61 सलाह, 92 बढ़ा। हाँ, सुनने में किसी तिजोरी के पासवर्ड जैसा लगता है ना? बिल्कुल लगता है। तो चलिए इस तिजोरी को खोलते हैं और शुरुआत करते हैं 58 राज से। ओके, 1858 का साल। राइट। ये वो पॉइंट था जहां से भारत का एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री पूरी तरह से पलट गया। 1857 की क्रांति के ठीक बाद, जब अंग्रेजों को समझ आ गया था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के बस की बात नहीं है। एग्जैक्टली। एक प्राइवेट कॉर्पोरेट संस्था इतने बड़े और विद्रोही देश को नहीं संभाल सकती थी। तो 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के जरिए ब्रिटिश सत्ता ने कंपनी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। और सत्ता सीधे ब्रिटेन के शाही परिवार ने अपने हाथों में ले ली। हाँ, जिसे हम क्राउन रूल कहते हैं। तो हमारी ट्रिक का पहला शब्द है राज। अब भारत पर किसी कंपनी का नहीं, बल्कि सीधे ब्रिटिश क्राउन का राज था। एक मिनट, यहाँ मुझे एक डाउट है। हाँ, बताइए। जब हम कहते हैं कि राज सीधे क्राउन के पास चला गया, तो क्या जमीनी स्तर पर आम हिंदुस्तानी के लिए कुछ बदला था, या ये सिर्फ एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के बैंकरप्ट होने पर किसी बड़ी पेरेंट कंपनी के टेकओवर करने जैसा था? ये बहुत ही अच्छा एनालॉजी है। क्योंकि कर्मचारियों का शोषण तो वैसे ही चलता रहता है, बस ऊपर का बोर्ड बदल जाता है। एकदम सटीक ऑब्जर्वेशन है ये। जमीनी स्तर पर आम आदमी के लिए कुछ नहीं बदला, बल्कि शोषण और ज्यादा सिस्टमैटिक हो गया था। मतलब और ज्यादा सेंट्रलाइज्ड हो गया। बिल्कुल। राज शब्द यहाँ सत्ता के सेंट्रलाइजेशन को ही दर्शाता है। पहले कंपनी व्यापार भी कर रही थी और शासन भी, लेकिन 1858 के बाद उनका इकलौता फोकस भारत को
कॉलोनी के रूप में चूसना बन गया। और अपना राज कायम रखना। हाँ, उन्होंने गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वाइसरॉय कर दिया, जो सीधे ब्रिटेन के राजा या रानी का रिप्रेजेंटेटिव था। तो 1858 में उन्होंने अपना सीधा राज स्थापित कर लिया। लेकिन फिर ट्रिक का अगला हिस्सा आता है 61 सलाह। 1861 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट। अगर उन्होंने 3 साल पहले ही सारी पावर अपने हाथ में ले ली थी, तो अचानक उन्हें इस सलाह की क्या जरूरत पड़ गई? क्या उनका हृदय परिवर्तन हो गया था? हृदय परिवर्तन बिल्कुल नहीं, ये एक प्योर स्ट्रेटेजिक मूव था। डर गए थे वो 1857 के बाद? हाँ, बहुत बुरी तरह डर गए थे। उन्हें एहसास हुआ कि 1857 की क्रांति इसलिए इतनी बड़ी हो गई क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत और आम भारतीयों के बीच कोई कम्युनिकेशन ही नहीं था। उन्हें घुनक ही नहीं लगी कि जमीन पर क्या चल रहा है। एग्जैक्टली, ज्वालामुखी सुलग रहा था और उन्हें पता ही नहीं था। इसलिए 1861 में उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ नॉन ऑफिशियल भारतीय सदस्यों को शामिल करना शुरू किया, जिसे ट्रिक सलाह कहते हैं। सही कहा, क्योंकि इन भारतीयों के पास कोई असली पावर तो थी नहीं। वो कानून नहीं बना सकते थे, वो सिर्फ सरकार को सलाह दे सकते थे। एक तरह का सेफ्टी वाल्व था ये। यानी ये वैसा था कि हम तुम्हारी सुनेंगे, लेकिन करेंगे वही जो हमें करना है। हाँ, बस एक दिखावे का एडवाइजरी बोर्ड। ताकि अगली बार कोई क्रांति होने वाली हो तो इन सलाह देने वाले इलीट भारतीयों के जरिए अंग्रेजों को पहले अलर्ट मिल जाए। बहुत ही चालाक स्ट्रैटेजी थी। बड़ी कनिंग स्ट्रैटेजी थी। चलिए अब इस पहले सेगमेंट के आखिरी शब्द पर आते हैं। 1982 यानी 1892 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट। तो क्या इस बढ़ा का मतलब सिर्फ इतना है कि इस एडवाइजरी बोर्ड में और कुर्सियां लगा दी गई? टेक्निकल रूप से हाँ, लेकिन इसके पीछे का कारण समझना जरूरी है। 1861 और 1892 के बीच एक बहुत बड़ी घटना घटी थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना? बिल्कुल, 1885 में। अब भारतीय सिर्फ सलाह देने से संतुष्ट नहीं थे, वो बजट पर बहस करने और ज्यादा रिप्रेजेंटेशन की मांग कर रहे थे। नेशनलिज्म का ग्राफ ऊपर जा रहा था। सही बात है। तो इस बढ़ते दबाव को शांत करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1892 के एक्ट के जरिए काउंसिल में सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया। उन्होंने कुछ और भारतीयों को सिस्टम में एंट्री दे दी, लेकिन असली वीटो पावर तो अपने पास ही रखी होगी। हमेशा की तरह पावर उन्होंने कभी नहीं छोड़ी। तो अगर हम इस पहले दौर को देखें तो ये क्लियर कॉज एंड इफेक्ट की चेन है। 1858 में कंपनी को हटाकर राज कायम किया। 1861 में सेफ्टी के लिए भारतीयों को सलाह देने के लिए रखा, और जब कांग्रेस ने प्रेशर बनाया तो 1892 में उस बोर्ड का आकार बढ़ा दिया। हाँ, 58 राज, 61 सलाह, 92 बढ़ा। ये सिर्फ टाइमलाइन नहीं, ब्रिटिश डिफेंस मैकेनिज्म का ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है यहां से हिस्ट्री एक नया और खतरनाक मोड़ लेती है। बहुत खतरनाक, क्योंकि 1892 में संख्या बढ़ाने के बाद भी जब भारतीयों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और स्वदेशी मूवमेंट जैसे आंदोलन शुरू हो गए, तब अंग्रेजों को समझ आ गया था कि अब सिर्फ सलाह लेने और संख्या बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। सही, उन्हें इस नेशनलिज्म की जड़ पर वार करना था। और यहां से हमारी मास्टर ट्रिक का दूसरा और शायद सबसे डार्क हिस्सा शुरू होता है। ट्रिक के शब्द हैं 09 अलग, 19 दो भाग। 09 अलग, 19 दो भाग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब ने किताबों में मॉर्ली मिंटो और मॉन्टेगू चेल्सफर्ड जैसे भारी नाम पढ़े हैं, लेकिन ये जो दो छोटे शब्द हैं ना, अलग और दो भाग, ये उनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को पूरी तरह से एक्सपोज कर देते हैं। बिल्कुल कर देते हैं। चलिए 1909 के अलग के पीछे का मैकेनिज्म समझते हैं। हाँ, 1909 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट या मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स। इस एक्ट ने भारत में जो जहर घोला, उसका असर हमने 1947 के पार्टीशन के रूप में देखा। ट्रिक का शब्द है अलग, जो सेपरेट इलेक्टोरेट या पृथक निर्वाचन मंडल को दर्शाता है। ये आज के रिजर्वेशन जैसा तो बिल्कुल नहीं था ना? बिल्कुल नहीं। इसका मैकेनिज्म बहुत अलग था। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब था कि अगर कोई सीट मुसलमानों के लिए रिजर्व की गई है, तो उस सीट पर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटर ही वोट डाल सकते हैं। ओह, मतलब कोई हिंदू, सिख या ईसाई वहां वोट कर ही नहीं सकता था? नहीं, वो अलाउड ही नहीं थे। मतलब उन्होंने सोसाइटी को सचमुच में अलग कर दिया, एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी से पॉलिटिकली पूरी तरह काट दिया। एकदम सही। जब एक नेता को पता है कि उसे सिर्फ एक ही धर्म के लोगों से वोट मांगना है, तो वो दूसरे धर्म के लोगों की परवाह क्यों करेगा? ये तो सोसाइटी में नफरत का बीज बोने का एक लीगल और इंस्टीट्यूशनल तरीका था। ये शासन करने का तरीका था ही नहीं, ये भारत की यूनिटी के खिलाफ एक हथियार था। 1909 में उन्होंने सोसाइटी को धर्म के आधार पर अलग कर दिया। और फिर उसके 10 साल बाद 1919 में जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ
और होम रूल की मांग तेज हुई तो उन्होंने एक और चाल चली। हाँ, और यहाँ हमारी ट्रिक का अगला शब्द आता है 19 भाग 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। और ये शब्द 2 भाग डायरकी या द्वैध शासन के लिए इस्तेमाल हुआ है। वैसे मुझे हमेशा से ये डायरकी का कॉन्सेप्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता था। किताबों में बस लिख दिया जाता था कि विषयों को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। हाँ, बट इसका जमीनी मतलब बहुत अलग था। इसको ऐसे समझते हैं, डायरकी या 2 भाग का मतलब था कि स्टेट्स के लेवल पर सरकार के डिपार्टमेंट्स को 2 हिस्सों में काट दिया गया, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड। ट्रांसफर्ड मतलब जो भारतीयों को दिए गए। सही, जो जिम्मेदारी वाले काम थे, जहां पब्लिक को जवाब देना पड़ता था, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, वो भारतीय मंत्रियों को दे दिए गए। और पैसे वाले डिपार्टमेंट अंग्रेजों ने रख लिए। एग्जैक्टली, जो असली पावर और पैसे वाले डिपार्टमेंट थे, जैसे पुलिस, जस्टिस, फाइनेंस और रेवेन्यू, वो ब्रिटिश गवर्नर्स ने अपने पास रिजर्व रख लिए। ये तो एक बहुत ही क्रूल मजाक था। बिल्कुल मजाक था। ये तो वैसा हो गया कि मान लीजिए किसी भारतीय को स्टेट का हेल्थ मिनिस्टर बना दिया जाए और कहा जाए कि जाइए नए हॉस्पिटल बनाइए, लेकिन बजट पास करने का पावर ही न दिया जाए। क्योंकि फाइनेंस तो ब्रिटिश गवर्नर के पास है। सही बात है। और जब वो मंत्री हॉस्पिटल नहीं बना पाएगा तो आम जनता किसको गाली देगी? भारतीय मंत्री को। और अंग्रेज दूर से बैठकर कहेंगे कि देखो, ये लोग तो शासन करने के लायक ही नहीं है। बूम, एग्जैक्टली, यही उनका प्लान था। ये सिस्टम डिजाइन ही इसीलिए किया गया था ताकि भारतीय मंत्री फेल हो जाएं। वाह! तो अगर हम इस पूरे पैटर्न को देखें, 1909 में उन्होंने सोसाइटी को अलग किया और 1919 में शासन को ही 2 भागों में बांटकर एक एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालिसिस पैदा कर दिया, जिसने भारतीयों को आपस में ही उलझाए रखा। किसी भी एस्पिरेंट के लिए अब ये सीक्वेंस याद रखना कितना लॉजिकल हो जाता है। पहले जनता को अलग किया, फिर सरकार के 2 भाग कर दिए। 1909 अलग, 1900 2 भाग। है ना? ये सिर्फ याद रखने की शिक नहीं है, ये ब्रिटिश छल कपट का पूरा रोड मैप है। ये सच में माइंड ब्लोइंग है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, धोखा हमेशा नहीं चलता। 1919 के इस 2 भाग वाले सिस्टम से इतनी निराशा फैली कि उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस और साइमन कमीशन का विरोध हुआ। पूरा देश सड़कों पर आ गया था। हाँ, अंग्रेजों को समझ आ गया था कि अब ये गेम ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। और यहां से हमारी ट्रिक का आखिरी सेगमेंट शुरू होता है, 35 राह 47 आजाद। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया अब तक का सबसे लंबा कानून था। और हमारी ट्रिक इसे राह कहती है। राह यानी रास्ता। हाँ, इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि इस एक्ट ने 1919 वाले उस फेल हो चुके डायरकी सिस्टम को खत्म कर दिया और स्टेट्स को प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी, यानी प्रांतीय स्वायत्ता। अब स्टेट्स में पूरी तरह से भारतीय मंत्रियों की सरकारें बन सकती थी। सही। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगी। क्या 1935 सच में आजादी की एक क्लियर राह थी? क्योंकि जहां तक मैंने पढ़ा है, इस एक्ट में भी ब्रिटिश गवर्नर्स के पास वीटो पावर तो थी ही, वो जब चाहते मंत्रियों के फैसले पलट सकते थे। आपका पुशबैक बिल्कुल वैलिड है। तो क्या इस राह को हमें एक धोखा नहीं कहना चाहिए? देखिए, उस वक्त के कई नेशनलिस्ट लीडर्स ने भी इसे बिना इंजन की मशीन कहा था। वीटो पावर का खतरा तो हमेशा था, लेकिन अगर हम हिस्ट्री को एक प्रोसेस की तरह देखें तो 1935 के एक्ट ने भारत के संविधान की एक ठोस राह जरूर तैयार की। वो कैसे? जब 1937 में इलेक्शंस हुए तो भारतीयों ने सरकारें बनाई, एडमिनिस्ट्रेशन चलाया और ये साबित कर दिया कि वो देश चला सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब 1950 में हमारा अपना संविधान लागू हुआ ना, हाँ, तो उसके 250 से ज्यादा आर्टिकल्स सीधे 1935 के एक्ट से ही लिए गए थे। ओ वाओ, 250 आर्टिकल्स। तो भले ही वो राह थोड़ी कांटेली थी, लेकिन वो सीधे आजादी के दरवाजे तक ही जाती थी। ये एक बहुत ही शानदार पर्सपेक्टिव है। यानी 1935 का वो एक्ट एक तरह का ट्रेनिंग ग्राउंड था, एक ऐसी नींव जिस पर आजाद भारत खड़ा हुआ। बिल्कुल। और उसी राह पर चलते हुए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद के हालात और भारतीयों के कंटिन्यूअसली स्ट्रगल ने वो दिन ला ही दिया जिसका इंतजार कई पीढ़ियों से था। हमारी ट्रिक का आखिरी शब्द 47 आजाद। 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जिसने भारत को फाइनली एक इंडिपेंडेंट और सॉवरेन देश बना दिया। और इसी के साथ वो साइकिल पूरा होता है जो 1858 के राज से शुरू हुआ था। एक विदेशी क्राउन के एब्सोल्यूट रूल से लेकर एक आजाद देश के नेशनल फ्लैग तक का सफर। तो अब अगर हम इस पूरी चर्चा को उस स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें
जो किसी एग्जाम हॉल में बैठा है। जो टाइम और प्रेशर के साथ लड़ रहा है। हाँ, हमारी सोर्स मटेरियल इसे सिर्फ एक रटने वाली ट्रिक नहीं बल्कि एक स्मार्ट स्टडी टूल मानती है। जब टाइमर का प्रेशर होता है, हार्ट बीट तेज होती है, तो ये ट्रिक असल में काम कैसे करती है? इसको समझने के लिए हमें थोड़ी एग्जाम साइकोलॉजी और कॉग्निटिव लोड थ्योरी को समझना होगा। ओके, थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। देखो, जब इंसान बहुत स्ट्रेस में होता है ना, जैसे एग्जाम हॉल में, तो दिमाग का जो लॉजिकल हिस्सा है वो स्लो पड़ जाता है और पैनिक करने वाला हिस्सा हावी हो जाता है। हाँ, वो फाइट और फ्लाइट मोड ऑन हो जाता है। एग्जैक्टली। ऐसे में अगर कोई सेपरेट इलेक्टोरेट या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जैसे लंबे टेक्निकल और सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स याद करने की कोशिश करेगा तो दिमाग उलझ जाएगा। क्योंकि वहाँ चारों ऑप्शंस एक जैसे ही लगते हैं, सब कुछ ब्लैंक हो जाता है। सही बात है, लेकिन हमारी ट्रिक इस पैनिक को बाईपास कर देती है। ये कॉग्निटिव लोड को कम कर देती है। कैसे? तय शासन के 2 टुकड़े और ट्रिक तुरंत फ्लैश होती है। 19 2 भाग। वाह। 1 सेकंड के अंदर उसे याद आ जाता है कि 1919 के एक्ट में 2 भाग हुए थे। वही अगर सवाल आता है मुसलमानों के लिए अलग चुनाव, तो दिमाग तुरंत अलग कीवर्ड पकड़ता है जो सीधे 09 अलग से जुड़ा है, ये दिमाग को एक सॉलिड विजुअल और एवरीडे लैंग्वेज वाला हुक दे देता है। जिस पर वो आसानी से लटक सकता है। ये रिकॉल करने का सबसे फास्ट तरीका है। ये तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को हैक करने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। कोई भी एस्पिरेंट भारी भरकम हिस्ट्री को अपने दिमाग की उस हार्ड ड्राइव में सेव कर लेता है जो कभी क्रैश नहीं होती, क्योंकि फाइल का साइज बहुत छोटा और सिंपल है। सही कहा। और जब कोई इस तरह से पढ़ता है तो वो सिर्फ डेटा याद नहीं करता, वो उस डेटा के पीछे के फ्लो को समझ लेता है। और एंड में आजाद होने तक ये एक पूरा विजुअल सिनेमा है जो दिमाग में चलता है। तो चलिए, जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके दिमाग में सिनेमा को हमेशा के लिए लॉक कर देते हैं। हमारा सोर्स मटेरियल जैसा कि एनर्जी और स्पीड पर फोकस करता है, हम इस ट्रिक का एक फाइनल रैपिड रिवीजन करेंगे। चलिए, एकदम फास्ट पेस में। मैं इसे बिल्कुल उसी 10 सेकंड वाले फ्लो में बोलूंगा। ध्यान से सुनिए, यही है वो मास्टर ट्रिक। 58 में राज, 61 में सलाह, 92 में बढ़ा, 09 में अलग, 19 में 2 भाग, 35 में राह, 47 में आजाद। एक बार फिर और तेजी से। 58 राज, 61 सलाह, 92 बढ़ा, 09 अलग, 19 2 भाग, 35 राह, 47 आजाद। बस 90 साल का कॉम्प्लिकेटेड इतिहास सिर्फ एक सांस में पूरा। अगर किसी भी स्टूडेंट को ये डीप डाइव और ये मेंटल चीट कोड अपने एग्जाम प्रिपरेशन के लिए थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो, तो ऐसी डिजिटल लर्निंग कम्युनिटीज का हिस्सा जरूर बनना चाहिए जो ऐसे इनोवेटिव तरीके लाती हैं। बिल्कुल। ऐसे ही 10 सेकंड ट्रिक से हिस्ट्री और बाकी सब्जेक्ट्स को डिकोड करने के लिए उन प्लेटफॉर्म्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब या फॉलो करना एक स्मार्ट मूव है, क्योंकि सही स्ट्रैटेजी ही एक एस्पिरेंट को भीड़ से अलग करती है। बेशक। लेकिन आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले ये पूरी प्रोसेस एक बहुत ही गहरा और विचारणीय सवाल भी खड़ा करती है। वो क्या? हम सबको इस बात पर जरूर सोचना चाहिए कि भारत का वो 90 साल का लेजिस्लेटिव हिस्ट्री, जिसमें अनगिनत लोगों ने लाठियां खाईं, गोलियां खाईं, पूरी की पूरी पीढ़ियों ने अपना खून पसीना बहाया। हाँ, एक बहुत लंबा स्ट्रगल था। उस पूरे खूनी संघर्ष और दर्द को हमने आज एक एग्जाम पास करने के लिए महज 7 छोटे शब्दों में समेट दिया। राज, सलाह, बाधा, अलग, 2 भाग, राह, आजाद। तो क्या हिस्ट्री को इस तरह ट्रिक्स और शॉर्टकट्स के जरिए पढ़ने से हम कहीं उन ऐतिहासिक संघर्षों की गहराई और उस दर्द को महसूस करने की अपनी क्षमता तो नहीं खो रहे हैं? ये तो बहुत डीप थॉट है। या फिर आज के इस हाइपर कॉम्पिटिटिव दौर में, जहां इंफॉर्मेशन ओवरलोड एक बीमारी बन चुका है, नॉलेज के इस असीमित समुद्र में डूबने से बचने का यही इकलौता और सबसे स्मार्ट तरीका बचा है? ये एक ऐसा विचार है जो सच में आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा। क्या ये शॉर्टकट्स हमारी हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस को कमजोर कर रहे हैं या ये हमारी मॉडर्न सर्वाइवल स्ट्रैटेजी हैं? इस पर विचार जरूर करना चाहिए। आज के डीप डाइव में बस इतना ही। अगली बार एक नए विषय, कुछ नए पर्सपेक्टिव्स और एक नए डिकोडिंग सेशन के साथ फिर मिलेंगे। तब तक अपने दिमाग को ट्रिगर करते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।